जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप जैसे स्कूल लाइफ पे हो या फिर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर कहीं जॉब करते हो, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपसे एक ही प्रॉमिस है कि आप वीडियो को एंड तक देखेंगे और आपको गारंटेड जो चीज़ मैं आज पढ़ा रहा हूँ वो 100% समझ में आएगी। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम रहती है वो स्टार्टिंग से यही है कि आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आता है। जैसे आप थंबनेल देख कर आएंगे तो आपको टॉपिक पता चल ही गया होगा हम किस टॉपिक के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो जो आज का जो हमारा ये वीडियो है ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको क्वेश्चन आंसर याद करने में दिक्कत आती है, स्टोरी राइटिंग, पैराग्राफ वगैरह इनको याद करने में दिक्कत आती है। तो अगर आपको इनकी हिंदी पता है या आपको चैप्टर की हिंदी पता है या फिर आपको कोई भी पैराग्राफ लिखना है या स्टोरी राइटिंग लेटर लिखना है, उसका बेसिक भी आपको थोड़ा बहुत हिंदी पता है तो उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। उसके बारे में आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि उसको किस तरीके से हिंदी वाले सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। और जैसे अगर आप अपने स्पोकन इंग्लिश के लिए बात करें तो स्पोकन इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते हो तो वहाँ भी आपसे 80 to 70% ये चीज़ आपके वहाँ पर काम में आती है। टेंस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ग्रामर का, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम रहती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 0 लेवल से आपको एक हायर लेवल तक का पूरा कंप्लीट टेंस के बारे में बताऊँगा। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आपको 100% ये समझ में आएगा। आप खुद से हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीख जाओगे और गारंटेड आप उसको करोगे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है हम उसके बारे में बात करते हैं। तो उसका पहला टॉपिक हमारा आप देख सकते हो, हम टेंस। तो बात करते हैं दोस्तों टेंस के बारे में। हम जैसे टेंस के बारे में बात कर रहे थे तो टेंस में देखो आप क्या होता है, आपका टेंस में आपका एक अगर इसमें देखो ई को हम हटा देते तो यहाँ पर हमारे पास में टी और एस बच जाता है। तो टी से हमारा यहाँ पर टाइम होता है और एस से हमारा सिचुएशन होता है। तो टाइम और सिचुएशन, टेंस के अंदर दो ही चीज़ें होती है, एक तो आपका होता है टाइम और एक होता है सिचुएशन। अगर दोनों चीज़ को आप अच्छे से समझ लेते हो तो टेंस आपको 50% यहीं समझ में आ जाएगा। तो टाइम जो होता है, हमारे 3 प्रकार का टाइम होता है। एक होता है प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम्स, जिसको हिंदी में हम वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल 3 हम बोलते हैं। इसके बाद में जो सिचुएशन है वो हमारी सिचुएशन है वो 4 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी इंडेफाइनेट, एक होती है आपकी कंटिन्यूअस, एक होती है आपकी परफेक्ट और एक चौथी होती है आपकी परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर इंग्लिश में क्या होता है, आपका प्रेजेंट है, ये 3 है। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के ही चारों आपके सिचुएशन होगा, पास्ट का भी 4 सिचुएशन होगा और फ्यूचर का भी 4 सिचुएशंस होंगे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जो है आपका ये टाइम है, और यहाँ पर इंडेफाइनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये आपका सिचुएशन है। अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चंस अराइज होता है वो ये है कि हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं उसमें हमको टाइम और सिचुएशन का कैसे पता करेंगे। टाइम तो इजीली सब फाइंड आउट कर लेते हैं, जैसे कि अगर है मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम करता हूँ, इस टाइप के हैं तो आप उसको प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग उसको मानोगे। मैं काम करता था, मैं वहाँ रहता था, मैं वहाँ जाता था, तो ये आपका पास्ट टाइम हो जाएगा। अब मैं काम करूँगा, मैं वहाँ स्कूल जाऊँगा, मैं ये याद करूँगा, तो ये आपका जो है ये आपका फ्यूचर होगा। बट दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आपको आती है सिचुएशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर हिंदी का सेंटेंस आपको दे दे तो आप उसमें टाइम तो इजीली फाइंड कर लोगे, बट सिचुएशन आप उसको फाइंड करने में आपको दिक्कत आती है। तो उसके लिए भी हम आपको कुछ बेसिक हिंट्स बताएंगे, उनको याद रखना है और उससे आपका इजीली हो जाएगा। तो प्रेजेंट के लिए अगर हम पहचान की बात करते हैं कि इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रेजेंट क्या होगा, तो इसमें है या हूँ आपको एंडिंग में मिलेगा। जो भी हिंदी का सेंटेंस है, जब ये स्टोरी राइटिंग्स का है तो उसमें आप हिंदी देखोगे तो आपको है या हूँ दिख रहा है। ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं ये लिखता हूँ, मैं रोज़ सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं मॉर्निंग वॉक जाता हूँ। तो इस टाइप के जो सेंटेंस है सबके लास्ट में आपको ए है या हूँ मिलेगा, तो वो आपका प्रेजेंट टाइम हो जाएगा। पास्ट टाइम के लिए बात करें तो इसमें आपको ता, ते, ती इस टाइप के सेंटेंस मिलेंगे। एंडिंग की बात कर रहे हैं हम, सेंटेंस जो आपका वाक्य होगा उसके एंडिंग में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। फ्यूचर के लिए होगा, होंगे या होगी, ये कंपलसरी नहीं है कि तीनों वर्ड्स ये आपको हमेशा मिले। कभी कभी ये भी होगा कि मैं वहाँ जाऊँगा, तो जाऊँगा या जाएंगे इस टाइप के वर्ड भी आपको फ्यूचर के लिए मिल जाएंगे। लेकिन आपको उसका मीनिंग समझना है कि सेंटेंस का क्या मीनिंग निकल रहा है, वो फ्यूचर की बात कर रहा है, पास्ट की कर रहा है या प्रेजेंट की कर रहा है। कुछ बेसिक चीज़ें आपको ये है कि यहाँ से आपको 90% सेंटेंस में ये वाले हिंट मिलेंगे। इसके अलावा भी कोई हिंट हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है फिक्स यही है कि इन्होंने ठेका ले रखा कि यही आएंगे, ऐसा फिक्स नहीं है, और दूसरे भी आ सकते हैं। अब हम सिचुएशन की बात करते हो तो सिचुएशन के लिए क्या करोगे आप, जस्ट इसके एंडिंग में और इसी से पहले आपके देखो इंडेफाइनेट के लिए आपको जो मिलेगा वो ता, ते, ती ये आपको मिलेगा। ता मिलेगा, ते मिलेगा, ती मिलेगा। जैसे वे काम करती है, वे काम करते हैं, तो आप
आपको कोई दिक्कत नहीं, अगर ये समझ में नहीं आता है तो मैं आपको हर एक सिचुएशन के लिए और हर एक टाइम के लिए आपको एग्जाम्पल दूंगा, तो वहाँ से आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो आप सिर्फ आपको ये एक कॉपी में आपको नोट डाउन करने हैं, आपको लिखने हैं सारे, तभी आप इसको मेमोराइज कर पाओगे। और आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, तभी आपको ये चीज़ें याद होगी। कंटिन्यूअस के लिए जो पहचान होगी आपको सेंटेंस में रहा, रही, रहे, आपको तीनों चीज़ें मिलेगी। ठीक है। परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट में आपको चुका, चुके, चुकी मिलेगा, या फिर होगा भी कहीं कहीं लिखा हुआ हो सकता है, वे काम कर चुका होगा। ठीक है, इस टाइप से। तो ये फ्यूचर का हो जाएगा और परफेक्ट का होएगा। हम ये सभी के लिए बारे एक एक एग्जांपल देखेंगे तो उससे हमारे अच्छे से बेटर अंडरस्टैंड होगा। इसके बाद में परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप यहाँ देख सकते हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या, परफेक्ट की पहचान तो कंप्लीट होगी क्योंकि परफेक्ट वर्ड इसके साथ जुड़ा हुआ है। और कंटिन्यूअस के लिए क्या करना है आपको, इसमें आपको एक टाइम वर्ड मिला हुआ होगा। चुका, चुके, चुकी तो होगी, प्लस इसमें समय लिखा हुआ होगा। कोई भी एक टाइम वर्ड लिखा होगा, जैसे वह सुबह से काम कर रहा है तो सुबह क्या है, एक टाइम वर्ड है। वह 2 घंटे से भाग रहा है, वह 2 घंटे से टीवी देख रहा है, तो यहाँ पर भी ये क्या है, एक टाइम वर्ड है। तो जब भी आपके पास में समय की बात होती है, टाइम की बात होती है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर चला जाएगा। अगर वहाँ पर टाइम आपका फ्यूचर टाइम के लिए बात कर रहा है या पास्ट की कर रहा है, प्रेजेंट की कर रहा है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। इस टाइप से ये ईच ऑफ के लिए बन जाता है। आगे हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफाइनेट की। अब ईच हम पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफाइनेट पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। ऐसे ही पास्ट के भी हम चारों सिचुएशन पढ़ेंगे और फ्यूचर के भी चारों सिचुएशंस हम पढ़ेंगे। सबके हम आपको हेल्पिंग वर्ब सबकी आपको याद रखनी है। दूसरा आपको मेन वर्ब आपको याद रखनी है। और आपको क्या चीज़ें, इनके जितने भी स्ट्रक्चर्स है वो याद रखने। स्ट्रक्चर में आपको वीडियो के एंडिंग में सभी के स्ट्रक्चर एक साथ प्रोवाइड कराऊंगा और आपको सभी के एक एक एग्जांपल्स भी दूंगा। सभी के 1 या 2 एग्जांपल मिनिमम हम करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर आपको प्रेजेंट इंडेफाइनेट है, जो आपका हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डू और डज होता है। इजीली डू डज हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे टफ जो टेंस आपका होता है वो प्रेजेंट इंडेफाइनेट ही होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंफ्यूजिंग वाली चीज़ें होती है, जिसमें आपको बहुत सारे नोट्स, रूल्स और फॉलो जितने भी करने हैं वो सारे आपको इसी में याद करने पड़ेंगे। इसके अलावा थोड़ा सा टफ हम मान सकते हैं कि पास्ट इंडेफाइनेट होगा। इसके बाद जितने भी टेंस आपके बचे, जितने भी सिचुएशन और टाइम बचे, सब बिल्कुल ईजी है, कोई कुछ नहीं है उसके अंदर, बहुत ईजी है। बट आपको सबसे अच्छे से जो समझना है वो आपको प्रेजेंट इंडेफाइनेट टेंस समझना है और इसको अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो मैक्सिमम जो सेंटेंसेस बनते हैं आपके वो प्रेजेंट इंडेफाइनेट के ही बनते हैं और इसमें बहुत सारे रूल्स हैं। तो पहला तो आपका देखो हेल्पिंग वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब आपको हर एक टेंस और सिचुएशंस की याद रखनी पड़ेगी। मेन वर्ब आपको याद रखनी पड़ेगी। दूसरा उसके अंदर आपको क्या नोट दिया हुआ है वो नोट आपको याद रखना पड़ेगा। मैं सारे नोट्स आपको लिखाऊंगा, वो नोट याद रखोगे। हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है, आपको याद रखना है। मेन वर्ब जो है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। अगर आप डू डज यूज कर रहे हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, जैसे कि आप देखो अपने वर्ब्स होती है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इस टाइप से हमारी फॉर्म होती है। जैसे प्ले है तो प्ले फर्स्ट फॉर्म में, इसमें ईडी लगाओगे सेकंड बन जाएगा और इसका थर्ड भी सेम होता है। तो इसी तरीके से सी, सा, सीन, ये इसका 3 फॉर्म है। सी का, है ना, सी यानी देखना होता है। तो देखना का जो इंग्लिश होता है वो सी होता है और सी का आपको ये चूज करना होगा कि फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, सेकंड फॉर्म यूज करना है या थर्ड फॉर्म यूज करना है। वो डिफरेंट आपके अलग अलग टेंस के हिसाब से अलग अलग जगह पर यूज होता है। तो हम डिस्कस करेंगे किसके साथ कौन सा मेन वर्ब यूज होता है। तो आपको यह याद रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज इसका हेल्पिंग वर्ब होगा, इसका मेन वर्ब आपका फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। अब हम बात करते हैं इसमें नोट की। तो फर्स्ट नोट आप देखो, इसका नोट है फर्स्ट, सिंपल सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ में एस या ईएस आता है तथा हेल्पिंग वर्ब काम में नहीं लेते हैं। तो ये नोट क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे सेंटेंस आपका क्या होता है, सिंपल होना चाहिए। सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस क्या होता है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन राइज हुआ होगा कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है। तो डोंट वरी, हम सिंपल सेंटेंस के लिए भी एक नोट बनाएंगे कि सिंपल सेंटेंस कौन से होते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, अगर सेंटेंस सिंपल है तो सिंपल है तो आप वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करोगे, डू और डज आपको यूज नहीं करना है। जो आपका मेन वर्ब है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको हमेशा यूज करना है। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में या तो आप एस लगाओगे या ईएस लगाओगे। अब सेकंड क्वेश्चन आपके माइंड में क्या राइज हुआ होगा, किसके साथ हमको एस लगाना है और किसके साथ में ईएस लगाना है। तो डोंट वरी, उसके लिए भी हमारे पास में एक नोट है, एस कब लगाएंगे, ईएस कब लगाएंगे। तो सेकंड नोट की हम बात करते हैं, यदि सेंटेंस में नहीं और क्वेश्चन मार्क आपका नहीं है तो वो सेंटेंस सिंपल होगा। जैसे आप क्वेश्चंस, अगर कोई भी हिंदी का सेंटेंस है आपके पास में, जब मैं काम नहीं करता हूँ, तो इस वाले सेंटेंस के अंदर में नहीं आपको दिख रहा है, मैं काम नहीं करता हूँ, नहीं इसके अंदर आ गया तो मतलब ये सेंटेंस आपका सिंपल नहीं है। ठीक है। अगर नहीं लिखा होता
तो ये सेंटेंस सिंपल होता। और आपके क्वेश्चन मार्क आपको एंडिंग में देखना है, अगर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो वो सिंपल नहीं होगा, अगर क्वेश्चन मार्क एंडिंग में नहीं लगा हुआ है तो वो सिंपल सेंटेंस होगा। ठीक है, जैसे कि मैं काम करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो काम करता हूँ, इसमें मैं कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, किसी से कोई प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, और इसमें मैं नहीं का यूज़ भी नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो सेंटेंस होगा हमारा सिंपल होगा। और सिंपल सेंटेंस है तो हमने अभी आपको बताया था मेन वर्ब के साथ में हमको एस या ईएस लगाना होगा। इसके बाद में अगला इसका नोट देखते हैं। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब के साथ में एस या ईएस आएगा और प्लूरल होने पर कुछ नहीं आएगा। थर्ड नोट क्या है, आपका जो सब्जेक्ट है सिंगुलर होगा तो आप उसके साथ एस या ईएस लगाओगे, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो आप उसके साथ में एस या ईएस भी नहीं लगाओगे, वैसा का वैसे एज इट इज लिख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज हुआ होगा कि सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट का कैसे आइडेंटिफाई करें, कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल होगा। तो डोंट वरी, इसके लिए भी हमारे पास में एक और नोट है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल है सिंगुलर, आप नोट नहीं है, सिंगुलरली आप इसको एक लाइन के थ्रू आप इसको याद कर सकते हो। जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है आपको याद रखना पड़ेगा कौन कौन से होते हैं। एक ही होता है, शी होता है, इट होता है, वन नेम। किसी भी एक ऑब्जेक्ट का नाम हो सकता है, पर्सन का नाम हो सकता है, किसी भी चीज का हो, सिर्फ एक नाम होगा तो वो आप सिंगुलर में काउंट करोगे। दिस और दैट ऑल्सो काउंट इन सिंगुलर। देन प्लूरल के लिए आप बात करते हैं तो दे, वी, यू, आई और टू नेम या मोर देन, या दो से ज्यादा नाम अगर आप यूज करते हो, जैसे राम एंड श्याम, तो यहाँ पर दो नाम हो गए तो ये दोनों प्लूरल के अंदर काउंट होंगे। दिस और दोज ऑल्सो काउंट इन प्लूरल। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है, प्लूरल और सिंगुलर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से याद रखना है आपको कौन से होते हैं, इन्हीं के बेस पे आपके कुछ रूल्स फॉलो होते हैं। अब हमारा जो एक क्वेश्चन था कि हमको कब एस लगाना है कब यस लगाना है, तो उसके लिए हमने आपको यहाँ पर दे रखा है। अगर सिंगुलर, अच्छा एक छोटी सी चीज ये रह गई कि सिंगुलर जो है आपका डज, सिंगुलर के साथ आपका डज यूज करोगे, प्लूरल डू के साथ। मतलब कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हुआ, देखो सिंपल सेंटेंस है तो आपको क्या करना है, आपको एस या इस यूज करना है। ठीक है, अगर आपका सेंटेंस सिंपल नहीं है तो सिंपल नहीं होने की कंडीशन में आप क्या करोगे, डू डज यूज करोगे। तो यहाँ पर डू और डज, तो डू कब यूज करना है और डज कब यूज करना है, तो इसके लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप डज यूज करोगे, और आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू यूज करोगे। मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो रही है इंडेफाइनेट के लिए, तो आप टेंशन मत लो, समझ में नहीं आया वीडियो को दोबारा से देखना और वीडियो छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि स्टार्टिंग में ही बहुत हार्ड वाला टेंस पढ़ा रहा हूँ मैं, प्रेजेंट इंडेफाइनेट बहुत कंफ्यूजिंग टेंस होता है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में आती है। और आपको लग रहा है कि ये तो बहुत बेकार सा चल रहा है, इसको छोड़ के चले गए, नहीं, आपको पूरा एंडिंग तक देखना है। आप अगर पूरा एंडिंग तक देखते हो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको 100% समझ में आएगा। जस्ट इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा इसके, तो उससे और अच्छे से समझ आ जाएगा। जस्ट 5 मिनट की और बातें, 5 मिनट तक और देखो, अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप चले जाना। ठीक है, लेकिन अभी आपको कहीं नहीं जाना है। तो यहां से देखो, अब हमारा जो बात था कि एस या ईएस कब लगाना है, तो अगर किसी भी वर्ड के एंडिंग में आपको एस, डबल एस, एस एच और सी एच, ओ, एक्स एंड वाई, ये अगर आपको कहीं भी मिलता है, किसी भी वर्ड के एंडिंग में आपको मिलता है, यानी वर्ब के साथ में आपको एस या ईएस लगाना है, तो किसी भी वर्ब के एंडिंग में आपको ये वर्ड्स दिखते हैं तो आप उसके साथ ई एस यूज करोगे। जैसे कि आप देखो, गो, गो जाना, जाने का इंग्लिश गो होता है, गो फर्स्ट फॉर्म है। अब अगर आपको इसमें एस या ई एस ऐड करना है तो आप इसमें क्या ऐड करोगे, ई एस ऐड करोगे। क्यों, क्योंकि इसके एंडिंग में ओ आ रहा है, तो एंडिंग में अगर ओ आएगा तो ई एस यूज करेंगे। अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, तो हमारे यहाँ 5 एग्जाम्पल हम लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफाइनेट के हम 5 एग्जाम्पल लेते हैं और 5 एग्जाम्पल्स की इनके इंग्लिश बनाने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वह अपना पार्ट याद करता है। तो सबसे पहले कोई भी हिंदी का सेंटेंस है तो आप उसमें सबसे पहले टाइम पता करोगे कि कौन से टाइम की बात हो रही है। सेकंड, आपको सिचुएशन पता करने की, कौन से सिचुएशन की बात हो रही है। फिर आपको टाइम और सिचुएशन पता लग जाता है तो फिर आप उसके लिए जो भी उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, जो भी उसके रूल्स होते हैं, सारे फॉलो करके उसका इंग्लिश बना दोगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर हे आ रहा है तो हे जो है वो प्रेजेंट टाइम की बात होती है। उसके बाद ता आ रहा है तो ता जो है वो इंडेफाइनेट की बात होती है। तो प्रेजेंट इंडेफाइनेट टेंस की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफाइनेट टेंस के लिए हमने अपने रूल बताया था कि अगर सेंटेंस सिंपल है तो हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन मार्क कहीं भी नहीं लगा हुआ है। ठीक है, और कहीं भी सेंटेंस में नहीं नहीं लिखा हुआ है, मतलब नहीं लिखा हुआ है, मतलब नहीं यानी नेगेटिव वाली फीलिंग नहीं है, नेगेटिव नहीं आ रहा, मतलब नहीं या नोट नो यूज होता है तो वहाँ नेगेटिव सेंस होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव सेंस नहीं आ रहा। तो ये सिंपली क्या है, सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस है, सबसे पहले आप इसमें ढूंढोगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट आपका सबसे पहले ही होता है, सब्जेक्ट यहाँ पर ही है तो वहाँ पर जो वह लिखा हुआ है वह आपका क्या है, सब्जेक्ट होगा, वह सब्जेक्ट होगा। इसके बाद आप इसका इंग्लिश बनाओगे, वह का इंग्लिश क्या होता है, ही या शी आप उसके लिए यूज करते हो। अगर यहाँ पर लड़के की बात हो रही तो आप ही यूज करोगे, लड़की की बात हो रही तो आप शी यूज करोगे। तो हम यहाँ पर ही यूज करेंगे, ही।
देन आपको क्या करना है, आपको ढूंढना है इसमें मेन वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्यों यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, तो हम इसमें मेन वर्ब ढूंढेंगे। मेन वर्ब क्या होता है, इस सेंटेंस के अंदर आप देखो क्या काम हो रहा है, काम हो रहा है इसमें याद करने का, तो लर्न का काम हो रहा है, तो लर्न आप लिखोगे लर्न, है ना। ठीक है, अब आप देखो इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है, ही तो सिंगुलर में काउंट होता है। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब के साथ में आपको एस या एस ऐड करना होता है। तो आपने देखा था इसमें एस ऐड होगा, क्योंकि इसके लास्ट में क्या सी एच एस एच एस डबल एस ओ एक्स वाई ये होता है, तो ई एस यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो लर्न में आप देखोगे इसमें एंडिंग में क्या आता है, एन आता है। मैं इसका इंग्लिश बना ही देता हूँ ताकि आपको समझ में बेटर अच्छे तरीके से आ जाए। तो ही लर्न्स हिज लेसन, ठीक है, ही लर्न हिज लेसन, तो ये आपका इंग्लिश सेंटेंस बनेगा। ही हमने यूज़ करा, लर्न हमने लिखा, इसमें साथ में एस ऐड किया, क्योंकि इसमें हमको एस या एस ऐड करना होता था। उसका लेसन यानी हिज लेसन, ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में लिखते हैं, तो हमने ऑब्जेक्ट ढूंढ के लिख दिया। सेकंड हमारा है सीता प्रातः स्कूल जाती है, तो वही आप सबसे पहले ढूंढोगे कौन से टाइम की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है। ती आ रहा है, ती मतलब इंडेफाइनेट की बात हो रही है, तो यहाँ से हमें पता लगा प्रेजेंट इंडेफाइनेट की बात हो रही है। अगेन हम प्रेजेंट इंडेफाइनेट के सारे रूल्स हम याद करेंगे, और अगर आपको याद नहीं होता तो आप उस रूल्स को देखो और देख के उसका इंग्लिश बनाओ। जब आप देख के इंग्लिश बनाओगे तो ही आपको उनको याद होंगे, और याद होने के बाद एक टाइम होगा आप बिना देखे उसको इंग्लिश बना पाओगे। तो आप सिंपल देखो, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, सीता, सीता सब्जेक्ट है, जाती है, जाने का इंग्लिश होता है गो। अब गो है, सीता एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो गो के साथ ई एस ऐड करेंगे तो सीता गोज। और कहीं भी अगर आप जाते हो तो टू आपको लगाना होता है, ये आपका एक प्रीपोजिशन है जो आपको ऐड करना होगा। और कहीं से आते हैं तो उससे पहले हम फ्रॉम लगा लेते हैं, ठीक है। तो आप जा रहे हैं तो क्या होगा, सीता गोज टू, कहाँ जा रही है वो, स्कूल जा रही है, तो सीता गोज टू स्कूल, तो इसका इंग्लिश बनेगा सीता गोज टू स्कूल, ठीक है। इन द मॉर्निंग, सॉरी प्रातः काल भी लिखा हुआ था, तो हमने प्रातः काल नहीं बोला, तो इंग्लिश इन द मॉर्निंग, ठीक है। अगर वो इवनिंग में जाती है कहीं तो इवनिंग हो जाएगा, सीता गोज टू मार्केट इन द इवनिंग। तो ये आपके अदर्स वर्ड्स होते हैं, जो अदर वर्ड्स आपको सबसे एंडिंग में लिखने होते हैं। जो मेन स्ट्रक्चर है आपका, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये आपका मेन स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद में जो भी अदर वर्ड्स होते हैं वो हम सबसे एंडिंग में लिख देते हैं, जैसे इन द मॉर्निंग हमने लिख दिया। नेक्स्ट है पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इसका इंग्लिश हम बता देते हैं। आपका होगा द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। यहाँ एक चीज नोटिस करना, जो हमारा मेन वर्ब है उसमें हमने एस या ई एस ऐड नहीं करा, उसके पीछे का रीजन क्या है, जो बर्ड से हमारा यहाँ पर एक बर्ड की बात नहीं हो रही, बहुत सारे बर्ड्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। अगर प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो यहाँ पर जो हमारा वर्ब होगा उसके साथ एस या ई एस नहीं आएगा, ये एक हमारा नोट था। इसके बाद में मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, आई रीड बुक, आई रीड बुक। आई क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट हमने बताया तो रीड ही आएगा, एस यूज नहीं करेंगे, रीड बुक। हम टीवी देखते हैं, तो वी ऑल्सो के क्या होगा आपका, एक प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तो वी वॉच टीवी, वी वॉच टीवी, इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर बनेगा वी वॉच टीवी। तो ये आपके 5 एग्जाम्पल थे, जो कि आप आशा करता हूँ कि आपको सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी टाइप के आप हिंदी के सेंटेंस बनाओ और उसका इंग्लिश बनाने का ट्राई करो, गारंटेड आप उसका इंग्लिश बना पाओगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है या किसी चीज़ में डाउट होता है तो आप मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए भी आपको क्या याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखना है। इसका हेल्पिंग वर्ब होता है इज एम आर, ठीक है। और इसका मेन वर्ब आपको क्या याद रखना है, देखो यहाँ पर इन तीनों चीज़ों को मैं और आइडेंटिफाई कर देता हूँ। क्या होता है, इज आपका हमेशा सिंगुलर के साथ यूज होगा, एम जो है आप हमेशा आई के साथ यूज करोगे, आई के साथ ही एम यूज होता है, और वर्ड आप यूज नहीं करोगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए। और आर जो है प्लूरल के साथ में होगा, आई एक सेपरेट अपना खुद का वर्ब लेके चलेगा एम, और सिंगुलर इज के साथ होगा, और प्लूरल आपका आर के साथ होगा, ठीक है। आर जो है प्लूरल के साथ होगा, ठीक है। अब यहाँ से मेन वर्ब की बात करते हैं, तो जो मेन वर्ब होती है आपकी, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज आपकी ये है कि मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है इसके साथ में आपको आईएनजी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। मेन का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये आपका स्ट्रक्चर होता है, आपको ये चीज़ याद रखनी होगी। देन एग्जाम्पल हम इसके देखते हैं। हमने आपको बताया था ये सबके 2-2 एग्जाम्पल करते हुए चलेंगे हम, तो इसके भी 2 एग्जाम्पल करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे तो वीडियो बहुत लेंथी होगा देखने में और आपको बहुत बोरिंग लगेगा। तो आपको सिर्फ मैं 2-2 एग्जाम्पल करा रहा हूँ, ताकि आपको जो मैंने समझाया उसको आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कैसे उसको अप्लाई करना है हिंदी के सेंटेंस पे। इसके बाद हम एक कंप्लीट वीडियो लाएंगे जिसमें आपके सिर्फ सेंटेंस ही सेंटेंस कराएंगे, कम से कम 50 से 100 सेंटेंस आपको कराएंगे, और पूरा पैराग्राफ है हिंदी का, उस पूरे पैराग्राफ का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना भी आपको बताएंगे, जिससे और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अभी हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम।
हिंदी के सेंटेंस हमारे पास है, राहुल स्कूल जा रहा है। सबसे पहले देखो हिंदी का कोई सा भी सेंटेंस आपके पास में हो तो सिंपली आप सबसे पहले उसमें टाइम जो आपका इसका टाइम को आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा वाला टाइम है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। ठीक है, यहाँ आपको पता लग रहा होगा है लिखा हुआ है तो प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। सेकंड, आपको सिचुएशन को फाइंड आउट करना है, सिचुएशन कौन सी है। सिचुएशन आप यहाँ देख सकते हो, रहा है, रही है, रहे। ये वाला किसका सिचुएशन होता है, ये आपका होता है कंटिन्यूअस का। तो कंटिन्यूअस के लिए देखो सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट होगा राहुल, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करनी है, तो राहुल है, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए इज होगा तो राहुल इज। जाने का होता है गो, अब उसके साथ में आईएनजी ऐड करना है तो गोइंग, कहीं जाते हैं तो टू, राहुल इज गोइंग टू स्कूल। सेंटेंस क्या बनेगा आपका, राहुल इज गोइंग टू स्कूल। सेम सेकंड वाला सेंटेंस होगा, हम खाना खाते हैं तो वी, और इसके साथ में क्या आएगा, आर आएगा, वी आर ईटिंग फूड, ये आपका होगा। अच्छा, बनाते हैं, खाना बनाते हैं, बनाने का कुक होता है, खाने का ईट होता है, तो मुझे लगा यहाँ पर ईट लिखा होगा तो कोई बात नहीं, कुकिंग है, तो वी आर कुकिंग फूड। आपका सेंटेंस क्या बनेगा, वी आर कुकिंग फूड। इसी तरीके से आप बोल सकते हो कि मैं बाजार जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू मार्केट। इस तरीके से आप हिंदी के सेंटेंस लो, छोटे छोटे सेंटेंस लो स्टार्टिंग में, बड़े सेंटेंस मत बनाओ। छोटे बनाओगे तो आप उससे जल्दी इंग्लिश सीख पाओगे, बड़े सेंटेंस बनाओगे उसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बहुत सारी हो जाती है। एडवर्ब भी आपको उसमें यूज़ करना होता है, प्रीपोजिशन भी आपको उसके अंदर यूज़ करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जब सबको एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते हम। पहले हमको छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनाने होंगे हिंदी के, फिर उसका इंग्लिश बनाओ, उससे बेटर अंडरस्टैंड रहेगा आपके लिए। तो आपका जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो फिनिश होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद में हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर भी आपको हेल्पिंग वर्ब आपको यूज़ करना होगा। हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज़ और हैव होएगा। ठीक है, हैज़ और हैव, और यहाँ पर वही कंफ्यूजन है, हैज़ किसके साथ यूज़ करना है, हैव किसके साथ यूज़ करना है। हैज़ आपका हमेशा सिंगुलर के साथ में यूज़ होगा और हैव जो आपका प्लूरल के साथ में यूज़ होगा। ठीक है, हैज़ इज यूज टू सिंगुलर एंड हैव यूज फॉर प्लूरल। अब आपको सब्जेक्ट देखना है और इसके बाद में मेन वर्ब का हमेशा आपका थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। ठीक है, आप परफेक्ट टेंस की बात करो, परफेक्ट टेंस कोई से भी सिचुएशन का हो, कोई से भी टाइम का हो, ठीक है, वो आपके हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा, याद रखना। और कंटिन्यूअस वर्ड आपके जहाँ भी जुड़ जाता है वहाँ आपको आईएनजी यूज़ करना ही करना है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी फिक्स से आपको यूज़ करना होगा और परफेक्ट के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा आपको यूज़ करना होगा। ये फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते आप। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल से सोनू खाना खा चुका है। टेंस हम बात करें यहाँ पर टाइम की, तो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम चल रहा है, चुका मतलब कि परफेक्ट की बात हुई है। अब सब्जेक्ट क्या होगा, सोनू। सोनू एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम उसके लिए हैज़ यूज़ करेंगे, सोनू हैज़, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर काम क्या हो रहा है वो आपको देखना है, खाना, खा चुका है, खाने का काम हो रहा है। खाने का भी जस्ट हमने बताया था ईट होता है, तो ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन। तो सोनू हैज़ ईटन फूड, सोनू हैज़ एट, सॉरी ईटन नहीं होगा, एट होगा, ईटन तो सेकंड फॉर्म होता है, ईट एट ईटन। आई थिंक ये वर्ब का थर्ड फॉर्म जो यहाँ पर गलती से मिसप्रिंट हो गया, सोनू हैज़ एट फूड। यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा, ये हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है। ठीक है, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है इसमें। ठीक है, तो हम इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें यहाँ यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ पर वर्ब का तो थर्ड फॉर्म होगा ईटन होगा। ठीक है, क्योंकि एट नहीं होगा शायद। ठीक है, क्योंकि हमसे ये टाइपिंग में गलती हो सकती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं सेकंड वाला सेंटेंस, मैं गाना गा चुका हूँ। तो मैं गाना गा चुका हूँ, वही आपका क्या होगा, आई आ जाएगा। आई क्या होगा आपका प्लूरल, तो आई के साथ आप क्या यूज़ करोगे, हैव यूज़ करोगे। तो आई हैव सिंग द सॉन्ग, आई हैव संग द सॉन्ग। तो यहाँ पर ये सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग। ठीक है, आई हैव संग द सॉन्ग। तो आपको सिंपली बेसिक जो कंसेप्ट है वो आपका ये है कि हैव परफेक्ट के अंदर आप हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म है, आपको जो डेली लाइफ में वर्ड्स होते हैं उनका आपको इंग्लिश का तीनों फॉर्म आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसके बाद में आपका प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पूरा कंप्लीट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होता है आपका, देखो परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब फिक्स है, वही इसके साथ में चलेगा। बस यहाँ पर कंटिन्यूअस के लिए आपको कुछ चीज़ें ऐड करनी होगी, तो आपके लिए बीन ऐड कर देंगे, हैज़ बीन और हैव बीन इसका यूज़ होगा। सिंगुलर और प्लूरल का सेम वही है जो पहले था इसमें। ठीक है, हैज़ जैसे सिंगुलर के लिए हो रहा था तो हैज़ बीन सिंगुलर के लिए आएगा, हैव बीन प्लूरल के लिए आएगा। मेन वर्ब की बात करते हैं तो इसमें आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस टाइम। हमने बात करी थी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पर देखो एक छोटा सा नोट हो रहा है यहाँ पर। तो नोट क्या है कि आपके जो यहाँ पर है फिक्स टाइम के लिए आप सिंस यूज़ करोगे और अनफिक्स टाइम के लिए आप फॉर यूज़ करोगे।
ठीक है। अब फिक्स टाइम और अनफिक्स टाइम क्या होता है वो भी आपको बताएंगे क्या होता है, ठीक है। फिक्स टाइम और अनफिक्स टाइम यानी सिंस और फॉर आपको यूज करना है। एग्जाम्पल देखते हैं पहले। एग्जाम्पल हमारे पास में है, कुमार 2 घंटे से खाना बना रहा है। तो कुमार 2 घंटे से खाना बना रहा है। फिक्स टाइम देखो कौन सा होता है, जो टाइम बिल्कुल फिक्स है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे मैं सुबह से काम कर रहा हूँ तो सुबह एक फिक्स टाइम है, सुबह को आप शाम में तो नहीं लेकर आ सकते, सुबह तो अपनी जगह फिक्स टाइम है। जैसे मैं 7 बजे से उठ गया, सुबह 7 बजे से उठ गया, तो सुबह के 7 तो सुबह के ही 7 होते हैं, ठीक है, उसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते। लेकिन मैं बोलता हूँ कि मैं 2 घंटे से दौड़ रहा हूँ, मैं 2 घंटे से दौड़ रहा हूँ। अब वो कौन से वाले 2 घंटे, सुबह के 2 घंटे, दोपहर के 2 घंटे, शाम के 2 घंटे, ये आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो जब ये डिफाइन नहीं कर सकते कि कोई फिक्स टाइम है कौन सा है, तो ये अनफिक्स टाइम में आएगा जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। यहाँ पर हम देखते हैं सोनू 2 घंटे से खाना बना रहा है, तो कुमार हैज़ बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। तो अनफिक्स टाइम था तो हमने यहाँ 4 यूज़ कर लिया, कितने टाइम से 2 आवर्स, तो 2 आवर्स हमने यूज़ करा है। कुमार हैज़ बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स, ठीक है। यहाँ से अब देखो हम सुबह से गेम खेल रहे हैं, सुबह से गेम खेल रहे हैं। अब सुबह यहाँ पर एक फिक्स टाइम है, सुबह फिक्स टाइम है तो सिंस यूज़ करेंगे। तो वी हैव बीन प्लेइंग गेम सिंस मॉर्निंग, वी हैव बीन प्लेइंग गेम सिंस मॉर्निंग, ये आपका सेंटेंस होगा, ठीक है। अब फिक्स टाइम और अनफिक्स टाइम के लिए देखते हैं, तो यहाँ पर हम देखो फिक्स टाइम क्या होगा, सिंस मॉर्निंग, सिंस 2006, इस टाइप का जितने भी टाइम्स आपके होंगे, सिंस मॉर्निंग हो गया, सिंस आफ्टरनून हो गया, सिंस इवनिंग हो गया, सिंस मंडे हो गया, सिंस क्रिसमस हो गया, इस टाइप से आपका सारा जो टाइम होगा जो फिक्स टाइम में आता है वो कैलकुलेट होगा फिक्स टाइम के अंदर, जिसको आप डिफाइन कर सकते हो एक फिक्स टाइम। अनफिक्स टाइम क्या हो सकता है जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, फॉर एन आवर, इस टाइप से जितने भी आपके टाइम्स होंगे उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, तो वो आपका क्या होगा, अनफिक्स टाइम होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा देखो जो है प्रेजेंट जो टेंस था हमारा वो पूरा कंप्लीट होता है। बात करते हैं पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट इंडेफाइनेट, सबसे पहले पास्ट इंडेफाइनेट देखेंगे, और पास्ट इंडेफाइनेट पे आपका जो है उसका भी ये थोड़ा सा टफ होता है। जैसे आपका प्रेजेंट इंडेफाइनेट था उससे थोड़ा कम होता है, क्योंकि आपके ये 2 ही टेंस है जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, बाकी सारे बहुत इजी है। तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आपको यूज़ करनी है डिड, यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल का कोई दिक्कत नहीं है, आपको डिड यूज़ करना है। सब्जेक्ट कोई सा भी हो डिड यूज़ होगा। यहाँ पर आपका नोट आपको यूज़ करना है कि सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। जैसे आपका प्रेजेंट इंडेफाइनेट था उसमें भी सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आपने यूज़ नहीं किया था, यहाँ पर भी सिंपल सेंटेंस होगा तो आप उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करोगे, हेल्पिंग वर्ब की जगह मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करोगे, ठीक है। वहाँ पर आपका मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस आपने ऐड किया था, लेकिन यहाँ पर आपको मेन वर्ब के साथ में सेकंड फॉर्म यूज़ करना है। जैसे आपने देखा प्ले है तो प्ले का सेकंड फॉर्म यूज़ करोगे प्लेड। तो यहाँ पर देखो मेन वर्ब क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको कब यूज करना है, जब आपका जो सेंटेंस है वो सिंपल नहीं है, यानी जब आप डिड यूज कर रहे हो तो डिड के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे। एग्जाम्पल इसके लेते हैं हम 2 एग्जाम्पल इसके। मैं बाजार जाता था, मैं बाजार जाता था, टाइम की हम डिसाइड करें तो टाइम हमारा कौन सा होगा, पास्ट का होगा। जाता था मतलब इंडेफाइनेट, पास्ट इंडेफाइनेट टेंस बन गया। तो पास्ट इंडेफाइनेट के जितने रूल्स होते हैं वो सारे आपको लगाने हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं, सब्जेक्ट होगा आई, यहाँ पर जाते हैं गो। अब गो का क्या होता है, गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, तो आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट, यहाँ पर आपका बनेगा आई वेंट टू मार्केट, ठीक है। सेकंड है हम जयपुर रहते थे, अच्छा रहते थे, मुझे लगा कंटिन्यूअस कहाँ से आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो वी, यहाँ पर आपका वी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपका सेंटेंस सिंपल है तो आप क्या करोगे, रहते थे, रहने का क्या होता है लिव्ड, तो लिव्ड हो जाएगा, वी लिव्ड इन जयपुर, वी लिव्ड इन जयपुर आपका इंग्लिश सेंटेंस होगा। तो मैंने बहुत इजी सेंटेंस लिए, ठीक है। आप भी इतने इजी सेंटेंस लो, पहले स्टार्टिंग में करेंगे 50 से 100 सेंटेंस आप इजी इस टाइप के सेंटेंस बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक साथ बड़े सेंटेंस बनाओगे तो मुश्किल रहेगी थोड़ी। इसके बाद प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस के लिए सेम आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। इसका हेल्पिंग वर्ब होता है वॉज और वर, ठीक है। वॉज आपका सिंगुलर के लिए यूज़ होगा, वर आपके लिए प्लूरल के लिए यूज़ होगा, ठीक है। एक नोट है यहाँ पर, लेकिन आई के साथ हमें से वॉज यूज़ करेंगे। आई वॉज, आई वॉर नहीं बोलेंगे, आई वॉज गोइंग देयर,
मैं वहाँ जा रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वॉज यूज़ करना है आई के साथ में। बट आई देखो वैसे तो हमें प्लूरल के साथ में, आई एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है और प्लूरल के साथ में हमको वर यूज़ करना चाहिए था, बट हम यहाँ पर ये नोट हमने आपको अलग से लिखा दिया कि आई के साथ हम वॉज ही यूज़ करेंगे। मेन वर्ब की बात करें तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हमने आपको बताया था कंटिन्यूअस कहीं भी आता है तो आईएनजी फिक्स से आएगा ही आएगा वहाँ पर, ठीक है। और आईएनजी हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ में ही लगता है, 99% वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में ही लगता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर एग्जाम्पल आपका होगा मैं अपना पार्ट याद कर रहा था। तो मैं अपना पार्ट याद कर रहा था, तो यहाँ पर टाइम की बात करें पास्ट टाइम चल रहा है, कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस बनेगा। सब्जेक्ट है आपका मे, तो मे का हो जाएगा आई। आई के साथ क्या यूज़ करना है हमको, वॉज। जस्ट अभी हमने नोट में बताया आई के साथ वॉज यूज़ करोगे, आई वॉज याद कर रहा था, तो मतलब लर्न, और लर्न वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आईएनजी यूज़ करोगे तो क्या हो जाएगा, लर्निंग। आई वॉज लर्निंग, अपना पार्ट याद कर रहा था, तो आई वॉज लर्निंग माई लेसन, क्या बनेगा, आई वॉज लर्निंग माई लेसन। सेकेंड है आप ऑफिस जा रहे थे, तो आप ऑफिस जा रहे थे, आपका इंग्लिश हो जाएगा यू। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा, वर, तो यू वर, जाने का होगा गो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज करोगे, गोइंग, यू वर गोइंग टू ऑफिस, यू वर गोइंग टू ऑफिस। तो टू आपको लगाना है जब भी आप यूज करते हो। तो आई होप आपको पास्ट कंटिन्यूअस भी अच्छे से समझ आया होगा। पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो पास्ट परफेक्ट के लिए आपको सबसे पहले यूज करना है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब होगा हैड, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट के लिए हैड एक हेल्पिंग वर्ब होता है, सिंगुलर प्लूरल कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह पे यही यूज होगा। बात करते हैं मेन वर्ब का। मेन वर्ब हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, जहां भी परफेक्ट आ गया मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं। एग्जाम्पल आपका होगा वे खाना खा चुकी थी, हम दिल्ली जा चुके थे। तो वह खाना खा चुकी थी, तो वह यहाँ पर लड़की की बात हो रही है तो शी यूज होगा, शी हैड। खाने का जस्ट अभी बताया था हमने एटन, ठीक है। अच्छा बनाना है तो बनाने के लिए कुक है, तो कुक का थर्ड फॉर्म कुकड होगा, शी हैड कुकड फूड, ठीक है। तो शी हैड कुकड फूड होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमने यूज करा, सब्जेक्ट था हेल्पिंग वर्ब यूज करा, ठीक है। सेकंड वाले का बनाते हैं, वी हैड गॉन टू दिल्ली, वी हैड गॉन टू दिल्ली, गो का थर्ड फॉर्म होता है, गो का फर्स्ट फॉर्म होता है देखो गो, वेंट, गोन, ये आपका तीनों फॉर्म होता है, कुक, कुकड, कुकड। आपका सेकंड और थर्ड दोनों सेम होता है, कुक का जो फूड फॉर्म होता है वो, ठीक है। इस तरीके से आपका ये इंग्लिश बन जाता है पास्ट परफेक्ट का। ये बहुत इजी, इसके बाद जितने भी टेंस है सारे इजी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो टेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफाइनेट है, जो कि बहुत हार्ड होता है, ठीक है। उसी में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, इसके बाद आपके सारे टेंस क्या है, इजी इजी है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब याद करनी है, तो हैड बीन हो जाएगा। जैसे प्रेजेंट में था हमारे पास में हैज़ हैव था, उसके साथ में हमने बीन यूज़ किया था, यहाँ पर भी हम इसके साथ में हैड बीन यूज़ कर लेंगे, तो हैड बीन बन जाएगा। यहाँ पर आपको याद रखना है मेन वर्ब, मेन वर्ब आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा, प्लस आईएनजी यूज़ करना है और टाइम यूज़ करना है। टाइम तो पक्का है, होता ही होता है, ठीक है। जहाँ भी आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है तो वहाँ पर आपको टाइम यूज़ करना है। बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो पहला एग्जाम्पल है मैं शाम से काम कर रहा था। तो मैं शाम से, शाम यहाँ पर क्या एक फिक्स टाइम है, तो मतलब इवनिंग होगा, तो आई हैड बीन वर्किंग सिंस इवनिंग, ये भी हो सकता है। या फिर इसका दूसरा भी बन सकता है आई हैड बीन डूइंग वर्क सिंस इवनिंग। जो आपका डू है वो एज ए हेल्पिंग वर्ब भी यूज कर सकते हो और डू को एज ए मेन वर्ब भी यूज कर सकते हो। डू इज ऑल्सो हेल्पिंग वर्ब एंड ए मेन वर्ब, यानी डू, डिड, डन, ये इसका मेन वर्ब होता है। तो यहाँ पर हमने डूइंग वर्क वाला बनाया है, और वर्किंग भी आप डायरेक्ट लगा सकते हो, ठीक है। दोनों सेंटेंस आपके सही होंगे। तो आई हैड बीन डूइंग वर्क सिंस इवनिंग, मैं शाम से अपना काम कर रहा था, मैं शाम से काम कर रहा था। रोहित 2 घंटे से टीवी देख रहा था, तो रोहित 2 घंटे से टीवी देख रहा था, तो इसके लिए देखो यहाँ पर 2 घंटे है, कौन से 2 घंटे कोई डिफाइन नहीं किया, कौन सा है, मॉर्निंग है, इवनिंग है या दोपहर का है, तो यहाँ पर आप इसके लिए 4 यूज करोगे, ठीक है। रोहित हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, तो ये आपका सेंटेंस बनेगा। आई होप आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस समझ में आया होगा। अब लास्ट जो टेंस है हमारा फ्यूचर, फ्यूचर के लिए बात करते हैं। तो फ्यूचर इंडेफाइनेट सबसे पहले हम यूज़ करेंगे। फ्यूचर इंडेफाइनेट के लिए हम देखो हेल्पिंग वर्ब विल और शेल यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी एक छोटा सा नोट है, देखो इंडेफाइनेट के पास बहुत सारे नोट थे, ठीक है। इसके बाद में पास्ट इंडेफाइनेट के बाद में नोट्स कम हो गए, अब फ्यूचर इंडेफाइनेट के पास भी एक नोट है। नोट क्या है आपका,
आई और वी के साथ में आप शेल यूज़ करोगे, बाकी के साथ विल यूज़ करोगे। अगर टेंस की बात करें तो आई और वी जो है उसके साथ में आप शेल यूज़ करोगे, बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स आपके पास में बचे उन सब के लिए आप विल यूज़ करोगे। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि अभी तक फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हुए आ रहे हैं हम। तो आप सिमिलरिटी देख सकते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सम में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ है, कंटिन्यूअस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ किया, परफेक्ट का जो लाइन था उसमें हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया, और उसके लास्ट में जो था आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला था वो, उसमें हमने क्या किया था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस टाइम वर्ड था। तो ये चीज़ें सिमिलरिटी से चल रही है, ठीक है, एक एक सेक्शन चल रहा है। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, मैं एक पत्र लिखूंगा, तो आई और वी के साथ शेल यूज़ करना है, तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई शेल राइट ए लेटर, आई शेल राइट ए लेटर। आप किताब पढ़ोगे तो यू विल रीड द बुक, यू विल रीड द बुक हो सकता है, या यू विल रीड बुक ऐसे भी हो सकता है, दोनों सेम है। द आर्टिकल आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, ठीक है, देयर इज नो मैटर। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस देखो, इसके पास कोई स्पेसिफाई हर टेंस के लिए अलग अलग हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। इसमें आपको क्या याद रखना है कि जो आपका जो विल शेल है वही चलता रहेगा एंडिंग तक, बस इसमें कुछ ऐड होते जाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें विल भी शेल भी हो जाएगा, विल भी और शेल भी इसमें हम यूज़ करेंगे। मेन वर्ब इसका जो होगा वो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल देखते हैं हम, एग्जांपल होगा वे गांव जा रही होगी, वह गांव जा रही होगी, तो शी विल बी गोइंग टू विलेज, शी विल बी गोइंग टू विलेज। वह मैदान में खेल रहे होंगे, तो वह यहाँ पर कौन सा वाला वह है, ये प्लूरल वाला वह है, बहुत सारे हैं ना वहाँ पर, तो दे विल बी प्लेइंग इन द फील्ड, दे विल बी प्लेइंग इन द फील्ड। इस टाइप से आपका ये सेंटेंस बनेगा, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, वो काफ़ी इजी सेंटेंस है। इसके बाद सारे इजी थे, ठीक है, कुछ और दो और बचे, उसके बाद हम फिनिश करते हैं टेंस का टॉपिक, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट के लिए देखो विल बी, अब विल हैव आ जाएगा, शेल हैव आ जाएगा, ठीक है। इसका जो होगा विल हैव शेल हैव। अब जो हमारा फर्स्ट नोट था आई और वी के साथ आपको शेल यूज़ करना है, वो सभी के अंदर चलेगा, तो विल हैव हो या विल बी हो या शेल बी हो, सेम आपका वही यूज़ होगा। मेन वर्ब का आपको पता है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा, क्योंकि परफेक्ट जहाँ भी आ गया वहाँ आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ करना है। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, वे अपना कार्य समाप्त कर चुका होगा, वे अपना कार्य समाप्त कर चुका होगा, तो यहाँ पर हम बात करेंगे। सेकंड है हम जयपुर आ चुके होंगे, तो देखो ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क, ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना था फिनिश, उसका थर्ड फॉर्म होगा, थर्ड और सेकंड दोनों सेम होता है, फिनिश्ड ईडी लग जाता है। हम जयपुर आ चुके होंगे, तो वी शैल हैव रिटर्न फ्रॉम जयपुर, हम जयपुर आ चुके होंगे, तो आ जाने का रिटर्न होता है वापस आ जाना, ठीक है, हम जयपुर आ चुके होंगे। कम भी हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, कम यानी भी आना होता है, लेकिन रिटर्न ज़्यादा सुटेबल है तो हमने रिटर्न लिखा है, ठीक है। यहाँ से आपका परफेक्ट हुआ। लास्ट एक और टेंस बच रहा है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ये लास्ट है, इसके बाद टेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम बेसिक स्ट्रक्चर्स बताएंगे और थोड़ी बहुत इसके बारे में बात करेंगे। तो इसका हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं विल हैव बीन और शैल हैव बीन। देखो हमने बोला था इसके पास कोई स्पेसिफाई कोई वर्ब्स नहीं होती अलग अलग से, इसी को हम क्या करते हैं मॉडिफाइड करते जाते हैं। तो सबसे बड़ा हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन और शैल हैव बीन, कितने बड़े बड़े हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है। दो बार हेल्पिंग वर्ब लिखोगे जिसमें आपका एक लाइन भर जाएगा ना। तो मेन वर्ब का आपको फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस टाइम फिक्स है। सबका स्ट्रक्चर अगर आप मैच कर आप अपनी नोटबुक में लिख रहे हो तो आप सबके स्ट्रक्चर चेक करना। मेन वर्ब में है आपका जहाँ भी परफेक्ट कंटिन्यूअस है सबका सेम स्ट्रक्चर बना होगा ठीक है। और जहाँ हेल्पिंग आपका जितना भी परफेक्ट वाला स्ट्रक्चर है वो सबका सेम बना होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये एक पैटर्न है जो कि आपको फॉलो करना है, याद करने में इजी रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखो हम 4 दिन से मैच खेल रहे होंगे, हम 4 दिन से मैच खेल रहे होंगे। 4 दिन यहाँ पर कोई फिक्स टाइम नहीं है, कौन से 4 दिन की बात कर रहा है, तो 4 हम 4 यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखो वी शैल हैव बीन प्लेइंग द मैच फॉर 4 डेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4 डेज यानी फिक्स टाइम नहीं है तो आप 4 यूज़ करोगे, और आपके पास फिक्स टाइम होता है जिसको आप डिफाइन कर सकते हो तो सिंस यूज़ करोगे। सेकंड सेंटेंस की बात करते हैं। सेकंड सेंटेंस है वे 7 बजे से कहानियाँ पढ़ रहे होंगे। तो 7 बजे से कहानियाँ पढ़ रहे होंगे, यहाँ पर भी आपके पास में 7 बजे, तो 7 तो एक फिक्स टाइम होता है जिसको आप डिफाइन कर सकते हो कि 7 तो एक ही बार बजता है वॉच के अंदर, तो यह आपका एक फिक्स टाइम में अब इसको कैलकुलेट करेंगे। तो दे विल हैव बीन रीडिंग स्टोरीज सिंस 7 o'clock। 7 o'clock आपका यहाँ पर फिक्स टाइम होगा क्योंकि ये एक फिक्स डिजिट है जिसको आप एक डिफाइन कर सकते हो। तो आपका ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से पूरा कंप्लीट होता है।
अब इसके बारे में हम थोड़े स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं, सबके आपको स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं। आपको एग्जाम में या कहीं भी आपको कोई नहीं पूछेगा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। स्ट्रक्चर सिर्फ आपके ये हेल्प करेगा जब आपको पूरे सेंटेंस याद नहीं करने होंगे। आपको याद नहीं करना है, उनका स्ट्रक्चर याद रख लो। और जैसे आप छोटी क्लास में हो तो आपको पता होगा आपके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इस टाइप के भी सेंटेंस चलते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना ये क्या होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव है। तो आपको स्ट्रक्चर्स के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूँ कि वो क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले देखो, आपका कोई भी सिंपल से सिंपल स्ट्रक्चर है इंग्लिश का, अगर हिंदी का स्ट्रक्चर है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आप उसका सब्जेक्ट ढूंढोगे, सब्जेक्ट का इंग्लिश बना के लिखोगे, फिर आप उसका हेल्पिंग वर्ब बना के लिखोगे, फिर इसका आपका मेन वर्ब आपको ढूंढना है, उस वाले सेंटेंस में मेन वर्ब लिखोगे, और सबसे लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद में अभी कोई चीज़ बच जाती है हिंदी की तो वो अदर्स में आएगी, जिसको आपको सेंटेंस के सबसे लास्ट में लिख देना है। और इस टाइप के जितने भी सेंटेंस होंगे वो आपके सारे अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं याद रखना आपको, सिर्फ आपका उसमें नेगेटिव सेंस निकलता है। नोट और नहीं आप यूज, उसमें नोट और नो हम यूज करते हैं तो वो नेगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं। और किसी से क्वेश्चन करते हैं, इंट्रोगेट करते हैं ना, जैसे पुलिस वाले इंट्रोगेट करते हैं तो उस क्रिमिनल्स को तो इंट्रोगेट सेंटेंस बनता है, मतलब कि आपसे क्वेश्चंस किया जा रहा है। तो जब भी क्वेश्चन करने की बात होती है तो क्वेश्चन करते हैं तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन दो तरीके से बनते हैं, एक आपका हेल्पिंग वर्ड सबसे स्टार्टिंग में होता है तो भी आपसे क्वेश्चन किया होता है, या फिर आपका WH वर्ड जो होता है, जैसे व्हाट डिड यू वांट टू, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, वेयर यू डिलीव, व्हाट डू यू वांट, इस टाइप के जो WH वर्ड से जो सेंटेंस होते हैं ये भी आपके इंट्रोगेटिव होते हैं। बट अगर टेंस की बात करें तो सिंपली जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब को सबसे स्टार्टिंग में लेके आते हो और उसके बाद पूरा स्ट्रक्चर आपका सेम रहता है, तो वो आपका क्या होगा, इंट्रोगेटिव होगा। दो चीज़ें स्पेशली आपको याद रखनी जो कि मैंने हाईलाइट कर रखी है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखा है और क्वेश्चन मार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉपी में लिख रहे हो तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हो तो आपका ये सेंटेंस गलत हो सकता है। बोलने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बोलने में हम क्वेश्चन मार्क तो नहीं बोलते, बट वो समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन की बात हो रही है। बट अगर आप राइटिंग के लिखोगे, राइटिंग में आप उसका आंसर देना है, जैसे आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हो और उसका आप बना रहे हो लिख के, तो आपको क्वेश्चन मार्क का याद रखना होगा। इसके बाद है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव से क्या मतलब है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन भी हो रहा है और नेगेटिव सेंस भी निकलेगा। तो आप हेल्पिंग वर्ब भी यूज कर रहे हो, नोट भी यूज कर रहे हो। तो जो नोट होता है आपका, नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में आता है, कभी भी सिंगल अकेला नहीं आएगा। किसी भी सेंटेंस में कभी भी आप नोट यूज नहीं करोगे, नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही यूज होता है, बिना हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज नहीं होता है, जैसे दोनों बिल्कुल भाई भाई है। तो आप सेकंड वाले सेंटेंस में आप देख सकते हो जो हमने ग्रीन कलर से हेल्पिंग वर्ब लिख रखा है और उसके साथ में नोट लिखा हुआ है। लेकिन लास्ट वाले सेंटेंस में आप देखोगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाले सेंटेंस में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और बीच में आपके सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब और नोट के बीच में सब्जेक्ट आ गया। तो हमको इंट्रोगेटिव भी बनाना था, इसलिए सब्जेक्ट को सबसे पहले रखा। ठीक है। अब सब्जेक्ट के हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखा। अब हमने बताया नोट जो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में आता है, तो जो नोट है आप हेल्पिंग वर्ब के साथ में रख सकते हो, उस तरीके से भी आप इसको बना सकते हो। लेकिन ज़्यादातर जो सेंटेंस होते हैं वो क्या होता है कि आपके बीच में सब्जेक्ट अपनी जगह रहता है, सब्जेक्ट नहीं हिलता है, तो इस टाइप का ये आप सेंटेंस हो जाएगा। अब इन सभी सेंटेंस के लिए भी आपको मैं एक एक एग्जाम्पल्स दे देता हूँ। प्रेजेंट के सारे बना लेते हैं, पास्ट के बना लेते हैं, फ्यूचर के बना लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो येलो कलर के जितने भी सेंटेंस है आपके प्रेजेंट वाले होंगे और व्हाइट वाले सारे पास्ट के होंगे, और जो लास्ट वाले आपके ब्लू कलर के वो फ्यूचर के होंगे। शी राइट्स लेटर, देखो एस लगा हुआ है, अफर्मेटिव है, हेल्पिंग वर्ब हमने यूज नहीं करा। सी डज नॉट राइट लेटर, वे लेटर लिखता है, वे लेटर नहीं लिखता है। डज ही राइट लेटर, क्या वे लेटर लिखता है। ठीक है। डज ही नॉट राइट लेटर, क्या वे लेटर नहीं लिखता है। तो ये सेंटेंस है। ऐसे आप देखो ही रोट लेटर, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करा, जैसे हमने बोला था इंडेफाइनेट है, सिंपल सेंटेंस है, तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करके वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो हमने राइट का सेकंड फॉर्म यूज करा रोट, तो ही रोट लेटर। अब यहाँ पर आपका नीचे आप देख सकते हो ही डिड नॉट राइट लेटर, डिड यूज किया हमने क्योंकि यहाँ पर ये नोट आ गया। नोट जब भी आता है नहीं वाला जो सेंस निकलता है तब हमको हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ता है। तो हेल्पिंग वर्ब हमने यूज किया तो क्या आ गया हमारे पास में, डिड नॉट राइट लेटर। डिड ही राइट लेटर, क्या वो लेटर लिखता है। इंट्रोगेटिव भी इसका हम बना सकते थे, इंट्रोगेटिव हमने नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जगह कम थी। तो सेम जैसे हमने फर्स्ट में बनाया ना, डज ही नॉट राइट लेटर, आप देख सकते हो येलो कलर में जो सबसे लास्ट में लिखा है डज ही नॉट राइट लेटर, सेम इसके जैसे ही बनेगा। मैं आपको बोल के बता देता हूँ, डिड ही नॉट राइट लेटर। ठीक है। ही विल राइट लेटर, ही विल नॉट राइट लेटर, विल ही राइट लेटर, विल ही नॉट राइट लेटर। तो ये आपके जो स्ट्रक्चर से थे, और स्ट्रक्चर आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और इस सब के लिए हमने एक एक एग्जांपल्स देख लिया।
अब जो आपका टेंस जो है, आपका टेंस पूरा कंप्लीट हो गया। टेंस में इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब आप अगर आप जैसे आप 10th लेवल पे हो या फिर 11th 12th पे पढ़ रहे हो, तो आपका वहाँ पर टेंस टॉपिक जो है वो टेंस टॉपिक आपको इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। ये सिर्फ आपको उस चीज़ में हेल्प करेगा कि आप क्वेश्चन आंसर जो है हिंदी में आपने याद किए, उसका चैप्टर का हिंदी याद है, तो क्वेश्चंस का आपको थोड़ा बहुत हिंदी पता है, तो उसको छोड़ के आने की बजाय आपको उसका कुछ ना कुछ हिंदी का मैटर आप अपने दिमाग में लाकर उसका इंग्लिश बनाकर लिख कर आ सकते हो। क्योंकि मैंने अपने स्कूल लाइफ में तो एक भी क्वेश्चन आंसर सही से याद नहीं किया था, सारे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किए थे और मेरा 90% सारे आंसर सही थे। क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। आप भी प्रैक्टिस करोगे और अपने टीचर से चेक कराओगे तो वो कुछ कमियां बताएंगे उस आंसर्स में जो आपने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, तो आपको वहाँ से पता लगेगा कि किस तरीके से आपको बनाना है, कहाँ गलती नहीं करनी है। वैसे मैं आपको हिंदी के पूरे पैराग्राफ इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बताऊँगा, तो वहाँ से बेटर और आपको अच्छे से समझ आएगा। अब हम बात करते हैं जो क्लास 10th 11th 12th में जो स्टूडेंट है, स्कूल लेवल पे जो स्टूडेंट्स हैं, उनके टेंस है वो एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो उनके एग्जाम में क्या होगा, आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस नाम से टॉपिक होता है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी आपको वहाँ पर एक इंग्लिश का सेंटेंस पूरा लिखा हुआ होता है और ब्रैकेट में आपका एक वर्ब लिखा होता है। उसमें आपको वहाँ पर उस इंग्लिश के सेंटेंस को पढ़कर आपको पता लगाना होता है कि वो कौन से वाले टाइम का है, कौन से सिचुएशन का है। तो इसके लिए आप इंग्लिश के सेंटेंस के लिए आपको कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जो कीवर्ड्स आपको याद रखने होते हैं। या तो आप उस सेंटेंस को पूरा पढ़ो और उसका हिंदी करो और फिर उसका आपका सेंस निकालो कि कौन सा टाइम है और कौन सा सिचुएशन है। फिर आपको टाइम और सिचुएशन पता लगने के बाद, जैसे अभी मैंने आपको पढ़ाया कि कौन सा टाइम और कौन सा सिचुएशन में क्या क्या फॉर्मूलेज क्या क्या यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या यूज़ करते हैं, कौन सा नोट हमको यूज़ करना होता है, कौन सा नहीं, उस तरीके से आपको उसको फिलअप करना है। बट ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हर बच्चा इंग्लिश का सेंटेंस पढ़ के उसका हिंदी कर सकता है, या फिर वो उसका हिंदी करने का कोशिश करे या उसका सेंस समझने की कोशिश करे। तो ये 99% बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। 90% बच्चे नहीं कर पाते हैं, ठीक है, मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है नहीं कर पाते। तो उसके लिए क्या होता है, आपको कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो याद रखने होते हैं। तो इसके बाद जो अगला वीडियो टेंस का आने वाला है उसमें मैं आपको सिर्फ उसी के बारे में बात करूंगा जो स्कूल लेवल पे है। और कंपटीशन लेवल पे भी उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको टेंस जो है उसमें फिलअप करना होता है, उसमें थोड़ा हाई लेवल होता है, बट ये काफ़ी आपको हेल्प कर सकता है। वो जो कीवर्ड्स होते हैं वो आपको काफ़ी मदद करेंगे। तो आप सभी के लिए होने वाला है वो वीडियो भी, तो आप सबको देखना है, क्योंकि नॉलेज जितना गेन करोगे उतना ही बेटर रहता है। तो आपका जो है इसके अगले वाला वीडियो सिर्फ हम उसी पे बात करेंगे, कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं, कैसे यूज़ करना है, कैसे अप्लाई करना है। और आपको अब ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और एक छोटा सा काम आपके लिए है, अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है वो आपको कितना समझ में आया, ये चेक करने के लिए आप ये 2 सेंटेंस आपको मैं दे रहा हूँ, इसका इंग्लिश बना के आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताओगे कि इनका इंग्लिश क्या बनेगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी की मदद हो सके, ठीक है। और इस वीडियो पे मैंने 100 लाइक का टारगेट बनाया है, तो आप पूरा कंप्लीट करें, 100 लाइक पूरे कंप्लीट दें। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।